गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 द फेयर प्ले, उसमें मैं पैराग्राफ नंबर 11 से आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल इसके क्वेश्चंस आप तक पहुँचाए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए और उसको याद भी करेंगे। और जब आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपकी इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है, जो अप टू 7 चैप्टर्स मुझे पढ़ाने थे, सो ये फेयर प्ले पर ये सारे चैप्टर्स जो आपके 7 नंबर का ये 7 नंबर का चैप्टर है, ये ख़त्म होकर के आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि आप अपने जितने भी अब तक के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उनके आप क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करेंगे। इसके बाद मामला है आपके ग्रामर का। तो जैसा मैंने बताया था 6 और 7 को मैं कंबाइन करूँगा ग्रामर के लिए। उनको ग्रामर की क्लास मुझे जो है वो कंबाइंड फॉर्म में देनी है और वो क्लासेस आपकी जूम से होंगी। तो आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और कल इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। इसमें जुम्मन और अलगू, जैसा कि आपको बताया गया था, उनके बारे में बात चल रही है। और एक वक्त में जुम्मन जो है वो अपने किसी मामले को लेकर के पंचायत को बुलाते हैं, जहाँ पर अलगू जो है वो एक डिसीजन देता है जो जुम्मन के फेवर में नहीं होता, यानी कि जुम्मन के फ़ायदे में नहीं होता। और जुम्मन और अलगू जो है जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और कहीं ना कहीं जब अलगू पंचायत का हेड बनता है और फैसला जुम्मन के फेवर में नहीं होता है, तो जुम्मन जो है वो अलगू को दुश्मन मानना शुरू कर देता है। कुछ महीनों के बाद अलगू के साथ भी एक इंसिडेंट होता है, जहाँ पर जुम्मन को जो है वो हेड बनाया जाता है पंचायत का, और उसको भी अलगू के या तो फेवर में या अगेंस्ट में फैसला देना होता है। जहाँ पर हेड के तौर पर जब जुम्मन फैसला देता है तो फैसला क्या होता है, उसके बारे में आप पैरा नंबर 11 से पढ़ेंगे। और इसमें इस बात को बताया गया है कि जो भी है अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, अगर आपको जज बनाया गया किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी केस को लेकर के, तो वहाँ पे जो फैसला होगा वो दोस्त और दुश्मन को लेकर के नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सही फैसला हो उसको लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो दुश्मन है तो उसके लिए गलत फैसला, जबकि हो सकता है दुश्मन अगर आपका रहा भी हो, लेकिन उसके लिए फैसला जो सुनाया जाना था वो सही होना था। और अगर दोस्त है तो उसके लिए हमने जो है वो उसके फ़ायदे का यही, या उसको जो ठीक लगता है वो फैसला हमने दिया, जबकि वो उसके लिए गलत था। तो इस तरीके का इसमें पूरा एक चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है कि जब आप हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं तो आपको बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जो डिसीजंस जो है वो किसी को भी आप गलत और सही जान करके नहीं लेते, बल्कि सही जो है उसके लिए आप सही फैसला और गलत जो है उसके लिए आप गलत फैसला लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है जो आपका मैंने यहाँ पर द फेयर प्ले लिखा है, देख रहे होंगे, राइट, ये फेयर प्ले है यहाँ पर। इसमें हम आपको पैरा नंबर 11 से पढ़ा रहे हैं, पैरा नंबर 11 से। अब देखिए क्या होता है, कहते हैं अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब उनके सामने जो कहानी आती है वो आपको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट दे देता हूँ कि अलगू के दो जोड़ी बैल होते हैं, जो कि उसमें होता क्या है कि एक एक जो बैल है वो किसी अपने दोस्त को बेच देता है, और उसको इमीडिएट पैसे नहीं मिलते हैं, जो कि उसका दोस्त जो उससे बैल की जोड़ी में से एक बैल खरीदता है वो ये कहता है कि हम आपको इसको दे देंगे और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त 1 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो जो बैल होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब जब बैल ख़त्म हो जाता है तो वो उसके पैसे देने से इनकार करता है, ये है इसमें। तो इस मामले को लेकर के जो अलगू है वो पंचायत को जाना मुनासिब समझता है। वो पंचायत के पास जाने की सोच रखता है कि हम पंचायत के पास जाएंगे और जो सही और गलत का फैसला है, अगर मैंने गलत इनसे पैसे की डिमांड करी है तो पंचायत मना करेगी कि हम पैसा ना लें, और अगर इन्होंने सही तौर पे हमको पैसा नहीं देने की
बात सोची है, जो कि हमें पैसा मिलना चाहिए। जिस वक्त मैंने दिया था बैल, उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज अगर उसके साथ कोई खराबी आ गई है तो वो उसकी फॉल्ट हो सकती है। लेकिन पैसा हमारा रोकना इनके लिए मुनासिब या इनके लिए सही नहीं है। हमारे पैसे को ना देना वो गलत बात है। तो अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू जो है वो डिसाइड करता है कि क्यों नहीं इस केस को हम पंचायत के पास लेके जाएं। फिर उसके बाद आता है फॉर सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। फिर दूसरी बार, पहली बार जुम्मन का केस, उसके बाद अलगू का केस। और जुम्मन अलगू जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अब वो दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन अलगू ने नहीं माना है, दुश्मन मानना है जुम्मन ने। कहते हैं कि सेकेंड टाइम, कुछ ही महीनों के बाद, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कुछ ही महीने के बाद दूसरी बार जो प्रिपरेशन होती है पंचायत बैठाने की, वो शुरू हो जाती है। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टीज, क्योंकि पंचायत में और भी लोग होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं ताकि उनका सपोर्ट जिस वक्त फाइनली फैसला आए वो उनको मिल सके। जैसे पहले, आज के ज़माने में कोर्ट्स होती हैं, पहले ज़माने में कोर्ट्स कम होती थी। आज भी बहुत बहुत जगहों पर है जहाँ पर पंचायत के फैसले को सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। उन्होंने कह दिया कि पंचायत ने अगर फैसला ले लिया तो बहुत बार वो केस जो है वो कोर्ट में भी नहीं जाता। अभी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो थोड़े से पिछड़े हैं जहाँ पर आज भी पंचायत की तरफ से फैसला इम्पॉर्टेंट होता है, और कोर्ट ना जा करके वो वहीं अपने गांव में एक पंचायत बैठा करके और फैसला जो होता है, जो सही है उसके लिए सही फैसला, जो गलत है उसके लिए गलत का फैसला वो लोग लेते हैं। तो दोनों पार्टीज ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं बल्कि और लोगों से मिलना शुरू कर दिया, ताकि जब ये केस पंचायत में डिस्कस हो तो एक दूसरे के लिए मतलब लोगों को वो इकट्ठा कर सके और उनका कहीं ना कहीं वो फेवर लेकर के इस केस को जीत सके। ये दोनों लोग, दोनों पार्टीज कोशिश करते हैं। कहते हैं दी पंचायत वॉज हेल्ड अंडर दी ओल्ड बैनियन ट्री। ये जो पंचायत थी वो उसी बैनियन ट्री, उसी बरगद वाला जो पेड़ था उसके नीचे वो पंचायत बैठाई गई। कहते हैं अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू ने कहा, खड़ा हुआ और अलगू ने कहा, द वॉइस ऑफ पंच, पंच का मतलब हेड से है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये जो पंच है, जो 5 लोगों की जो भी एक आपने टीम गठित करी है, टीम बनाई है, इसका जो हेड है उसकी जो आवाज़ होगी वो आवाज़ भगवान की होगी। तो इस वजह से वो जो भी फैसला देगा उसको हम मानेंगे। ये साहू बोलता है, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। ये साहू जो है, मतलब अलगू कहता है कि जो पंच की आवाज़ होगी वो भगवान की आवाज़ होगी। इसी वजह से वो साहू यानी कि जो इसके खिलाफ उसने केस लड़ा था, ये लड़ने जा रहा था, जो पंचायत में जिसके खिलाफ उसने केस को दर्ज कराया था, उसका नाम था साहू। और साहू को वो मौका देता है कि आप जो है वो पंच का हेड चुन लीजिए। और फिर वो कहता है कि आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। और वो ये कहता है कि जो भी डिसीजन होगा उस पंच का, यानी कि उस पंच के हेड का, वो मैं मानूंगा। ये वो साहू से बोलता है। अब साहू के पास मौका आ जाता है। अब मौका क्या आता है वो देखिए, पैरा नंबर 13 में बताया जाता है, साहू सॉ हिज चांस। साहू को मौका मिलता है एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और वो फौरन ही जुम्मन का नेम जो है वो प्रपोज कर देता है। अब आप देखिए ये साहू ने चाल चली थी, वो जानता था कि जुम्मन इनके खिलाफ है, और हम जुम्मन को जो है अगर इस पंच का हेड बना देंगे तो फैसला अल्टीमेटली मेरे हक में ही लेगा, ना कि अपने अपने दुश्मन के हक में लेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। जो अलगू का जो हार्ट होता है वो बिल्कुल एकदम जैसा होता है ना, एक मतलब वो डूबना शुरू हो जाता है, मतलब जैसा होता है ना कि दिल का बैठ जाना। तो अलगू का जो दिल होता है, जैसे वो जुम्मन का नाम सुनता है तो उसका जो है वो दिल बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। जैसे ही जुम्मन का नाम साहू ने प्रपोज किया, जुम्मन का जो दिल था वो बिल्कुल एकदम सैंक, बैठना शुरू हो जाता है, अजीब सा उसके साथ होना शुरू हो जाता है। उसको इस पर एहसास हो जाता है कि अब जो होने वाला है वो मेरे लिए सही नहीं होगा, वो गलत ही होगा। लेकिन अब वो कर क्या सकता था। कहते द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, लेकिन जैसे ही जुम्मन को उस पंच का हेड बनाया जाता है, ही रियलाइज, वो महसूस करता है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके जज के तौर पर होती है उसको वो महसूस करता है।
एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उस ऑफिस की जो डिग्निटी होती है, अब ऑफिस ही है कि जो जहाँ पर वो लोग बैठे थे, ठीक है, माना वो बैनियन ट्री के नीचे बैठे हुए थे, कहीं कोई प्रॉपर चेयर्स नहीं थी, लेकिन जो भी उनका वो जगह थी, वो एक तरह से उनका जो है वो वर्क प्लेस था। तो वो अपने वर्क प्लेस यानी कि अपने उस ऑफिस की डिग्निटी को, उसकी पोजीशन को जानता था। जैसे कोर्ट है, कोर्ट आपकी कोई भी कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे आपकी हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट हो। लोअर कोर्ट का जो मामला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, हाई कोर्ट का मामला थोड़ा उससे उससे बड़ा होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला बिल्कुल उससे उससे और बड़ा होता है। लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस आपके लोअर कोर्ट की होती है, उतनी इम्पोर्टेंस आपकी हाई कोर्ट की होती है, और उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो इसी तरीके से उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और कहीं ना कहीं जो डिग्निटी थी, जो पोजीशन थी उसकी ऑफिस की, उसको भी उसने ध्यान में रखा। और फिर देखिए क्या होता है, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, कुड ही कुड ही फिर से देखते हैं, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कुड ही, और जो उसके ऑफिस की जो डिग्निटी थी, जो पोजीशन थी, जो उसको मिली हुई थी, उसके बारे में वो रियलाइज करता है। जहां जो जो कि सबसे ऊंचे जगह पे बैठा होता है, सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्योंकि उसको जो है वो पंच का हेड बनाया जाता है। अब could he that place have his revenge now? Now, could he seated in that high place have his revenge now? अब सोचने वाली बात ये होती है कि क्या वो जो कि उस पंच का हेड बना बैठा हुआ है, सबसे ऊपर की पोजीशन पे है, क्या वो अपना बदला अभी लेगा? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता है और सोचता है, बट उसके बाद उसके जहन में जो बात आती है, जो ज़बान पे जो लफ्ज आता है, वो होता है नो, नहीं। अब यहाँ से फिर से देखिए, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, वो जो कि सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठा है, जिसका नाम जुम्मन है, क्या वो अपना बदला अलगू से अभी लेगा? वो सोचता है और सोचता है, और फिर उसके जहन में आता नो, नहीं, ही मस्ट नॉट, वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो बिल्कुल भी नहीं उसके खिलाफ फैसला फैसला देगा। कहते हैं allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, वो उस रास्ते में आने आने को, जिस जगह पर, जिस रास्ते पर चलते हुए उसको जो है वो जस्टिस यानी कि जो सच है उसका साथ देना था, यानी कि जो जस्टिस का मामला था, जो न्याय का मामला था, और न्याय पे चलने का जो रास्ता था, उस रास्ते में उसको बिल्कुल भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लेकर के आना था, जो कहीं ना कहीं अलगू के जहन में, अलगू को लेकर के जुम्मन के जहन में थी। जुम्मन तो उसके खिलाफ था, लेकिन जैसे ही जुम्मन हेड बना, उसने सोचा कि क्या अभी मौका है बदला लेने का। तो दिल से ये आवाज़ें नहीं, और उसने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा अपनी पर्सनल फीलिंग्स को उस रास्ते में आने पर, या उस रास्ते में आने को जहां जिस रास्ते पे चल करके मुझे सच का और मुझे जस्टिस यानी कि न्याय का साथ देना है। अब पैरा नंबर 15 देखते, कहते हैं बोथ बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों लोगों ने अपने केसेस को, यानी कि साहू जिसने बैल खरीदा था और अलगू जिसने बैल को बेचा था, उन दोनों ने जो है वो अपने अपने बयानों को दर्ज कराया, अपने अपने मामले को, अपने अपने केस को दर्ज कराया। फिर हुआ क्या, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनको देखा गया कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और केस को बहुत अंदर तक कंसीडर किया गया, यानी कि उसकी डेप्थ तक, उसकी जो जो सच्चाई है उस केस की, उसको जानने की कोशिश करी। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब हुआ क्या कि जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा कि इट इज आवर ओपिनियन, ये हमारी ओपिनियन है, दैट साहू यानी कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बलक, यानी कि ये हमारी ओपिनियन है, हमारी का मतलब ये पंच जो 5 लोग बैठे हैं उनमें से सबकी ये ओपिनियन है, जिसको मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बलक, यानी कि साहू को जो है वो उसके बैल का पैसा देना चाहिए जो खत्म हो गया है। व्हेन साहू बॉट द बुलक, अब आगे क्या दलील देता है, आगे क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि जब साहू ने बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उसको किसी भी तरीके की कोई भी ना तो डिसेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है ना चल पाना, ना उठ पाना, ना खड़ा हो पाना, इस तरीके की कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, उसके हाथ पैर नाक मुंह सब सही थे,
और उसको किसी भी तरह की कोई डिजीज भी नहीं थी, यानी कि कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो डेथ थी, जो मौत थी उस बैल की, वो क्या थी, वो अनफॉर्चुनेट थी। अनफॉर्चुनेट का मतलब कभी कभी मतलब बिल्कुल सही इंसान भी चलते चलते उसको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया, तो इसमें क्या करा जाएगा, ये अनफॉर्चुनेट ही है उसके लिए। सही सलामत आदमी था, अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा बात कर रहा था, अचानक एक खबर आती कि वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा। तो इसी तरीके से उसके बैल के साथ भी हुआ। फिर उसने कहा कि अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, मतलब उसको दोषी ठहराया जाए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अब अलगू से जो जो फैसला जुम्मन दे रहा था, उसके फैसलों को सुनने के बाद उसकी फीलिंग्स को वो छुपा नहीं सका, वो कंटेन यानी कि रोक नहीं सके। एंड ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ बहुत तेजी से और उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कस कस के, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। उसने कहा यही न्याय की जीत है, यही न्याय की जीत है, यही पंचायत की जीत है, दिस इज जस्टिस, ये हमारे लिए न्याय है। एंड फिर कहता है कि गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और जैसा मैंने कहा था कि जो भगवान है, वो जो पंच होता है उसकी आवाज और भगवान की आवाज एक होती है। तो बात बिल्कुल सही है। सून आफ्टर, और जल्दी ही जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम, और जुम्मन जो है वो फौरन आता है, अलगू को एम्ब्रेस करता है। एम्ब्रेस करने का मतलब आप किसी तरीके से उसको थोड़ा सा हौसला देता है, उसको उसको थोड़ा सा ढाढ़स जो है वो बनाता है। सिंस द लास्ट पंचायत, ये ना, आई हैड बिकम योर एनिमी, और कहता है कि जो पिछली वाली पंचायत से जैसा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था, टुडे आई रियलाइज, मुझे ये बात आज महसूस होती है, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। जब आप पंच बनते हैं, यानी कि जब आप उस जगह पे बैठते हैं जहाँ पर आपको एक फैसला लेना होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप पंच के हेड बनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, अगर वो कुछ भी जानता है तो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमी। और वो कहता है कि चलो, हमें अब इस बारे में आगे भी लोगों को बताना चाहिए कि किसी को भी जो है वो जो पाथ ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो सच्चाई का रास्ता है, उससे डेविएट, उससे भटकना नहीं चाहिए, और ना ही सच्चाई के लिए दोस्ती और दुश्मनी को देखना चाहिए। अलगू embrace his friend and wept, अलगू जो है वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो embrace करता है अपने दोस्त को, एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर देता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो आंसू होते हैं उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि जो दोनों के बीच में नातफाकी होती है, उसको वाइप कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको वॉश कर देते हैं। और ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी, जिसको रीटोल्ड यानी कि दोबारा जो है वो कहा गया है या सुनाया गया है। तो ये आज की आपकी स्टोरी, और ये जो चैप्टर नंबर 7 है इस तरीके से ख़त्म होता है। और कल ही आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे, जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और आगे जा करके जो है उसको याद भी करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।